Okay, ji, welcome back after such a long duration, and good to see you. New faces, not new exactly, but after a long time. तो सबसे पहले I would like to acknowledge this thing कि हम में से किसी ने भी ये सेशन इसीलिए ज्वाइन नहीं किया है कि हम फ्री थे, हमें अपना टाइम काटना था, इसलिए चलो सेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, राइट? ईच वन ऑफ अस इज वेरी वेरी बिजी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, राइट? कैसे ऐसे तैसे मतलब कैसे भी टाइम निकाल के ज्वाइन किया है, राइट? वी वैल्यू अवर टाइम. So we will try to complete it within time frame and we will try to justify it also. और ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट है. टाइम की वैल्यू अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू लाइफ में नहीं कर रहे हैं. यहाँ तक कि लास्ट मंथ मैंने जितना भी पॉडकास्ट सुना, जितना भी पढ़ा, उसमें सारे लोग कहते हैं कि इवन व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर डूइंग. आंसर इज टू हैव टाइम so that you can do what matters most. Freedom of time, freedom of doing what जो हम करना चाहते हैं. ओके, तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, भले आप शेयर करें या ना करें. ओके, वेलकम डॉक्टर कोमल फॉर द फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस सेशन में कि हमारे पास डायरी एंड पेन हो, और जैसे जैसे इवॉल्व होगा सेशन हमारा हाथ चलता रहे और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट होता रहे. तो प्राइमरी कन्वर्सेशन इस सेशन में उन लोगों से है जो उस टाइम पे थे और एक्टिव थे जनवरी में. तो जैसे आपको पता चला कि हम ये सेशन करने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं, तो आपके मन में पहला थॉट क्या आया? फर्स्टली आई कलेक्ट माय नोट्स कि नोट्स कहाँ पे रखे हैं, फिर उन सबको देखा मैंने एक बार. तो आप वो नोट्स अपने मतलब कलेक्ट कर पाए जहाँ भी आप थे, राइट? ओके, ग्रेट. और क्या थॉट आया? सेम नोट्स कलेक्ट करने का ख्याल आया कि कहाँ पे ओके. कौन सी बुक पढ़ी है. हम्म. और सेकंड थॉट ये भी आया कि जो कुछ भी डायलूट हुआ है तो ऑब्वियसली ग्रुप कोचिंग में वो फिर से ब्रश अप होने वाला है. राइट. ओके. स्नेहा जी, आप भी चाहें तो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाँ जी. Yes, just 2 more minutes. ओके ओके. आंचल जी, क्या है आपके मन में? क्योंकि अभी ईयर एंडिंग का टाइम चल रहा है तो कंसोलिडेशन का मौका मिलेगा, फिर से वो सब रिवाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा. जी. फिर जब ये बात आई होगी तो आप लोगों ने ग्रुप देखना शुरू किया होगा कि क्या क्या शेयर हुआ था, क्या क्या हमने किया था. तो जब वो स्क्रॉल कर रहे थे फिर क्या थॉट्स आने लगे? लगा कि समय कितना जल्दी चला गया. अभी तो पढ़ा था ये डाई विद जीरो और 1 साल चला गया इन बातों को. ओके. वैशाली जी, क्या आपके मन में आया? जी पहले देखा कौन कौन से बुक कवर किए थे हमने, फिर थोड़ा सा झांक लिया क्या क्या हम्म. थोड़ा बहुत याद भी तो आ रहा है कि नहीं.
थोड़ा सा ग्रुप में देखा आंचल जी ने क्या क्या शेयर किया था, एक कोई और लोगों ने भी क्या क्या शेयर किया था, बस। तो जो क्वेश्चन ये हमने पूछा अभी और हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, वी कैन से इट इज मेटा अवेयरनेस, मतलब वी आर बिकमिंग अवेयर अबाउट अवर थॉट प्रोसेस, क्योंकि कुछ थॉट तो आए डेफिनेटली, लेकिन वो क्या थॉट आए, क्या उनको हम आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, क्या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम। ओके, अभी मुझे लगता है कुछ ऑब्जर्वेशंस और रह गई हैं। और क्या मन में आया ग्रुप देखने के बाद? उस वक्त की एनर्जी लेके आई, मतलब क्या था वो शेयरिंग्स, या वो रिक्रिएट कर पा रहे थे एक्सपीरियंस में? क्या जमाना था। बचपन के दिन। बचपन के बुलाना देना। ओके, यस, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको हम ये कह सकते हैं, ये अनदर पॉइंट है नोट करने के लिए, कि हम कितने रिसोर्सफुल हैं ऑलरेडी, ये हम भूल जाते हैं कई बार टाइम के साथ साथ। तो हम फिर से उस रिसोर्सफुल स्टेट में जा सकते हैं। इसके अलावा हर शेयरिंग के साथ कोई स्टोरी जुड़ी हुई थी, जैसे स्क्रॉल करते जा रहे थे तो याद आया था, हाँ ये वाला सेशन मैंने इस सेटिंग में अटेंड किया था, तो वो सब चीजें रिफ्रेश हो रही थी मेमोरी। हम्म तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इस पे लगातार काम करते रहना है। आई एम ए रिसोर्सफुल पर्सन। जितने रिसोर्सेज मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज, वो मेरे पास एनफ हैं, और हम और भी एक्वायर करते रहेंगे। पोजीशन ऑफ लैक से जब हम काम ऑपरेट करते हैं तो हमारे एक्शंस इफेक्टिव नहीं होते। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कई लोग पोजीशन ऑफ लैक से ऑपरेट करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी हो। वो ये देखते हैं कि क्या नहीं है, क्या नहीं आता। लेकिन वी कैन ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रिसोर्सफुलनेस। आई एम सो रिसोर्सफुल। तो हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमने 1 मंथ में कौन कौन सी बुक्स को कवर किया था। कुछ बुक्स हमने पीडीएफ से पढ़ा था, कुछ बुक्स हमने ऑडियो बुक सुनी थी। तो पूरी क्या क्या कौन कौन सी बुक्स हमने कवर की थी? हाँ जी, 1 बाय 1 बताते जाएंगे। 5 सेकंड रूल। ठीक है, पहले हम सारे नाम लिख लेते हैं। 5 सेकंड रूल हो गया 1। ओके, अनदर। सैपियंस। जी, सैपियंस। सैपियंस, यस। जी, अरेंज जी। अरेंज नहीं नहीं नहीं, जनवरी में नहीं पढ़ी थी हमने। रेंज पढ़ी थी क्या? नहीं नहीं तुम्हारे में नहीं नहीं, हम सिर्फ अभी जनवरी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, चल जी, आप बता रहे थे। द एलिमेंट ऑफ नवल रविकांत। हम्म ओके, नवल रविकांत, ठीक है। और फोर्थ? डाई विद जीरो जो आपने जी, पोल में डाला। राइट। डाइव जीरो, फिफ्थ?
रीडर ईट लास्ट। लीडर्स ईट लास्ट, ठीक है। और भी कोई है? ये 5 बुक्स थी बस? हाँ जी, हो गई। ओके, इसमें से अब इस तरह से हम इसको आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आंचल जी से शुरू करते हैं कि आपको इन 5 बुक्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी लगी और क्यों? मुझे नवल रविकांत वाली बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी, क्योंकि इस बुक के प्रीफेस में ही काफ़ी इंगेजिंग बातें लिखी हुई थी, और कैसे नवल रविकांत के जीवन की सारी विजडम इस बुक में डाली है। तो आई वाज फैसिनेटेड बाय दिस। ओके, अच्छा, इस ग्रुप में भी कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने नवल रविकांत का नाम पहली बार सुना है? एंड इट इज़ ओके, कम्प्लीटली ओके। वर्ल्ड इज टू बुक टू कॉम्प्रीहेंड, यस, ओके। इसने जी आपने सुना पहले? ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं इस ग्रुप में जिन्होंने नाम तो सुना है लेकिन एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन है इन द स्फीयर ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट? विथ मी। ओके, मतलब आइडिया नहीं है ज़्यादा, राइट? हाँ। ओके, डॉक्टर ओम का भी कह रहे हैं नहीं है। ओके, मंगेश भाई भी भूल गए। हाँ, वो बुक्स पढ़ा, बुक से काफी इंस्पिरेशन है, पर एग्जैक्टली ये जो आपका प्रश्न है कि क्या वो उतना गहराई। ठीक है, वैशाली जी आपको आइडिया है? ओके, आपने हैंड रेज नहीं किया ना? ओके ओके, ठीक है। ठीक है अचल जी, आप कह रहे हो कि आपको ये बहुत अच्छी बुक लगी, तो आप उससे क्या क्या ऐसी बातें शेयर कर सकते हो ब्रीफली, जो सभी को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ ये बुक किस बारे में है, और दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर दे शुड रीड दिस बुक फर्दर और नॉट। थोड़ा ओवरव्यू हम बुक का इस तरह से ले सकते हैं कि बुक को बहुत सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेल्थ और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के भी लगभग 15 मंत्राज उन्होंने दिया, मतलब हैप्पीनेस के बारे में, कि हैप्पीनेस is learned. How can we learn how to be happy? Happiness is a choice. Happiness require presence. तो इस तरह से हैप्पीनेस को बहुत डिटेल में बताया नवल रविकांत की बुक में। और इसके अलावा जब वेल्थ की बात आती है तो वेल्थ के भी कुछ डीप नुआंसेस को टच किया है कि व्हाट इज रियल वेल्थ, how can we build wealth, and what are some specific knowledge with which we can create wealth. That's it. ओके, असल जी जब आप ये बता रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में चल रहा था कि प्रॉपरली तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या बताऊं। ओके, ठीक है, तो हम इसके कुछ कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके कंटेंट से मैं आइडिया लग जाएगा, जैसे आंचल जी ने बोला कि पार्ट 1 है वेल्थ। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बुक उन्होंने खुद भी नहीं लिखी है, नाम उनका है पर ये बुक उन्होंने लिखी नहीं है। तो ये बुक कैसे लिखी गई थी, इसकी स्टोरी है, क्या स्टोरी थी, वो कैसे लिखी गई है बुक ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक लिखी कैसे गई, किसी को याद आ रहा है? तो नवल रविकांत एक ऐसा नाम बनने लगा, उभरने लगा, पर्टिकुलरली ट्विटर पे या अदर एडिटोरियल्स में या अदर ब्लॉग्स में। तो लोगों को लगा कि ये पर्सन बहुत वाइज है, ये बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, ये बहुत अच्छी बातें शेयर करता है।
ये बहुत इंसाइटफुल है। तो सोचिए कि उनकी ट्विटर फीड्स को ले लेके इस ऑथर ने सोचा, जिसने ये बुक लिखी है, कि एक बुक लिखी जा सकती है इस बारे में। एंड उसके जो ट्वीट्स बिखरे हुए हैं, इट इज वर्थ एक्यूमुलेटिंग इन अ बुक, वर्थ कंपाइलिंग इन अ बुक। तो आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स की जर्नी ऐसे रही है। क्या आप ऐसी 2 बुक्स का नाम और बता सकते हैं जो कि बुक्स नहीं थी पहले, वो स्कैटर्ड विजडम थी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि बुक बननी चाहिए? और ये दोनों बुक का नाम आप जानते हैं? एक तो जो हमने अभी पढ़ी है लास्ट मंथ थी, टॉक लाइक टेड। ओके, यस। टेड टॉक्स भी हो सकता है, जिस जो भी हम पढ़ रहे हैं। ऑफिशियल गाइड? नहीं, वो तो क्रिस एंडरसन ने खुद लिखा है। साइकोलॉजी ऑफ मनी जो बुक है वो ऐसी लिखी गई है। वो बहुत सारे ब्लॉग्स थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो आई थिंक ऑथर वाज फाइनेंशियल एडिटर समथिंग। तो वो आर्टिकल्स लिखते थे, दिन में 20 आर्टिकल्स उनको लिखने होते थे। इट वाज पार्ट ऑफ हिज जॉब। तो इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी अ बुक। इसके अलावा हाइपर फोकस भी इस तरह से लिखी गई है। फोकस का उनका अपना एक प्रोजेक्ट था, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उन्होंने पढ़ी, रिसर्च की, फिर ऐसे हुआ। तो इससे ये हाईलाइट होता है कि इस पर्सन की विजडम इतनी थी कि सोचा गया कि लिखा जाए बुक के रूप में। तो देख लेते हैं क्विकली इसका कंटेंट क्या है। इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर में कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो पहला हेडिंग है बिल्डिंग वेल्थ। ये टॉपिक्स कोई पढ़ना चाहेगा, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? अंडरस्टैंड से लेके बी पेशेंट तक। जी पढ़ूं मैं? ठीक है जी। Part 1, building wealth. Understand how wealth is created. Find and build specific knowledge. Play long-term games with long-term people. Take on accountability. Build or buy equity in a business. Find a position of leverage. Get paid for your judgment. Prioritize and focus. Find work that feels like play. How to get lucky. And be patient. जी, तो जैसे ही हमने ये सब हेडिंग से टॉपिक्स पढ़े, तो जो भी उस ग्रुप में लोग थे उनको क्या क्या याद आ रहा है? अरे हाँ, इस पे तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। क्या कुछ बातें कनेक्ट हो रही हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं माइंड में? बताइए कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे? स्पेसिफिक नॉलेज पे शायद डिस्कशन हुआ। स्पेसिफिक नॉलेज पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पोजीशन ऑफ लेवरेज, हाँ, लेवरेज। और ये भी इंपॉर्टेंट था, जजमेंट वाला पार्ट। और फाइंड वर्क दैट फील्स लाइक प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को हम बार बार देख रहे हैं, तो हम उन न्यूरॉन्स को फिर से इग्नाइट कर रहे हैं जिसमें हमारे पहले से वो मेमोरी है, जो न्यूरल पाथवे बना हुआ है। अब जिसके जितने अच्छे से पहले बने हुए होंगे वो फिर से इग्नाइट हो गए होंगे। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं, बिल्डिंग जजमेंट। कौन पढ़ेंगे इसको? मैं पढ़ती हूँ सर। जी, Building judgment, how to think clearly, shed your identity to see reality, learn the skills of decision making, collect mental models, learn to love to read. तो इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। कलेक्ट मेंटल मॉडल्स, हार्डली किसी बुक में हमने कहीं और पढ़ा होगा, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। लर्न टू लव टू रीड, लर्न टू लव टू रीड, वाह क्या फ्रेमिंग है सेंटेंस की।
हाँ जी, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन इन दोनों को हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मुस्कान से आप कंटिन्यू कर सकते हो हैप्पीनेस को। Learning happiness. Happiness is learned. Happiness is a choice. Happiness requires presence. Happiness requires peace. Every desire is a chosen unhappiness. Success doesn't earn happiness. Envy is enemy of happiness. Happiness is built by habits. Find happiness in acceptance. Saving. Next. इतना ही अभी। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट की वर्ड्स याद आ रहे हैं? एक तो ये कितनी बड़ी बात है, एवरी डिजायर इज अ चूजन अनहैप्पीनेस, और सक्सेस डज नॉट अर्न हैप्पीनेस, बल्कि इसका उल्टा हो सकता है कि हैप्पीनेस कैन अर्न सक्सेस। जी, सेविंग योरसेल्फ। Choosing to be yourself. Choosing to care for yourself. Meditation plus mental strength. Choosing to build yourself. Choosing to grow yourself. Choosing to free yourself. यस, फिलोसफी। The meaning of life. Live by your values. Rational Buddhism. The present is all we have. राइट, इसमें फिर इंटरेस्टिंग बात थी कि नॉवेल्स की कुछ रिकमेंडेड रीडिंग थी, उनकी कुछ बुक्स थी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। Yes. इसके अलावा इस बुक का एक और इंटरेस्टिंग फीचर था, वो क्या था? लाइफ फॉर्मूलाज। हाँ, फार्मूलाज, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है ये। बीच बीच में उनके जो ट्वीट्स हैं या जो उनकी कोटेशंस हैं वो बहुत भर भर के इसमें दी हुई हैं। तो भले ही ये बुक देखने में लगे कि 200 पेजेस जितनी भी पेजेस की है, लेकिन एक्चुअल में बहुत लाइट बुक है ये, और बहुत ही इंसाइटफुल है ये। अच्छा, अब हमें बुक्स जो अपनी रीडिंग लिस्ट में ऐड करनी होती है, तो हम कहाँ पे कर सकते हैं? देखते हैं अभी क्या क्या याद आ रहा है। टूल किट क्रिएट कर सकते हैं। जी, वो तो हम कर सकते हैं। जैसे हम 2024 में कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं और पब्लिकली इसे हम अनाउंस भी करना चाहते हैं, तो कहाँ पे कर सकते हैं? गुडरीड्स में कर परफेक्ट, बिल्कुल। तो सभी ये भी नोट कर लें कि अपने गुड रीड्स के अकाउंट को हमें अपडेटेड रखना है, और जो हमारी विश लिस्ट में बुक है, रीडिंग लिस्ट में बुक है, उनको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहली बार इस बुक के कंटेंट को देखा है, स्नेहा जी, डॉक्टर कोमल, तो आपके मन में क्या आ रहा है? आपको लग रहा है कुछ, हाँ, इंस्पिरेशन मिली है, बुक पढ़नी चाहिए ये, मतलब अपनी रीडिंग लिस्ट में रखनी चाहिए? डेफिनेटली। और आपने ली है और सबने पढ़ी है, तो वर्थ कीपिंग। ये स्टोरी टेल पे ऑडियो बुक भी अवेलेबल है इसका, और कुकू एफएम पे भी इसका हिंदी में समरी अवेलेबल है। बाकी यूट्यूब पे इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, तो वो इस तरह के काफ़ी रिसोर्स हैं, वो सारे देखे जा सकते हैं। ओके, अभी हम सेकंड बुक पे आते हैं। हाँ, मंगेश जी, आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट बुक कौन सी थी? यहाँ पे मैं दो बुक बताना चाहूंगा। उसमें 5 सेकंड रूल ओके। और डाई विद जीरो, ये काफी मतलब बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट थे मनी के रिलेटेड भी, और फिर उसके साथ साथ हैप्पीनेस
और बहुत से ऐसे मेटाफर्स थे इसमें। हम्म, तो 5 सेकंड रूल ये ऑब्वियसली प्रोकास्टिनेशन को अ, उसको मात देने के लिए काफी अच्छा था ये किताब 5 सेकंड रूल। ये मुझे ये दोनों बुक पसंद है। ओके। तो डाइव विद जीरो बुक के बारे में आपको जो भी याद आ रहा है, हम्म। आपको एक इम्पोर्टेंट ग्राफ याद आ रहा होगा, ग्राफ या डायग्राम। उसमें 3 वेरिएबल्स का कनेक्शन बताया था, या जो भी आपको याद आ रहा है आप क्या बता सकते हैं, सभी को क्या शेयर कर सकते हैं? डाइव विद जीरो में मुझे ज्यादा ये पॉइंट याद आ रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जर्नी में हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल शायद इसी में था, ग्रास होपर और एंट की स्टोरी इसी में थी डाइव विद जीरो में। हम्म, तो वो स्टोरी, ये दोनों का जो चल रहा है ना कि जीवन कैसा है, कि एक ग्रास होपर है जो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है और कंटिन्यू हार्ड वर्क में है, और दूसरा है एंट है, वो फ्यूचर के लिए कुछ अपने धीरे धीरे अपना वेल्थ बना रहे हैं। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें बैलेंस में कैसे रखना है अपने लाइफ को। सो इन दोनों का ऑथर ने एग्जाम्पल देके वो अच्छे से समझ में आया। दूसरा, एक्सपीरियंस के बारे में, सपोज हमें कहीं पे एक डेस्टिनेशन पे जाना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको पोस्टपोन करते हैं उस हैप्पीनेस को। पर ऑथर ने बताया कि आप उसको वो चांस ले लो। मतलब यू यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी टू गेन दैट एक्सपीरियंस एंड फॉरगेट अबाउट द कुछ भी आपके मन में आ रहा है कि मेरे पास अरे इतना मनी नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। बट यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू गेन दैट एक्सपीरियंस। तो ऐसे भी कई बहुत सी बातें इस किताब में है डाइव इज जीरो में। और एज इसका टाइटल जो बता रहा है डाइव इज जीरो, तो ये भी हमें बता रहा है कि ये सब करते हुए जब हम लास्ट के, हमारा भी पता नहीं, हम कभी भी वो बोलते ना कि टाइम का कुछ ये नहीं है, तो हम जिस स्टेज में भी है उस स्टेज में हम जीरो पे रहे ये सब करते हुए भी। जी मतलब जी। ये टाइटल इटसेल्फ इट इज सेइंग दैट वन। हम्म। अंचल जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? इसमें जो 3 कीवर्ड्स थे, HMT, हेल्थ, मनी और टाइम, मतलब हमारे 3 एज ग्रुप्स जो रहते हैं, तो कभी कोई वाला फैक्टर ज़्यादा होता है, कभी हेल्थ ज़्यादा फेवरेबल होती है, कभी टाइम होता है, कभी मनी होता है। तो एक नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास जिसमें तीनों ही अवेलेबल हो, तो उस समय हमें मैक्सिमम अपना एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। पता नहीं कितने लोग पकड़ पा रहे हैं ये बातें। गागर में सागर भरा हुआ है। एक एक लाइन जो दोनों ने शेयर की है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। मैंने समरी पढ़ा था तो ओके। कनेक्ट कर पाई। हम्म। एक डायग्राम से समझ लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को। तो 15 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक जो हमारा एज ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास हेल्थ भी ठीक है, टाइम भी बहुत है, पर मनी नहीं है। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पर कैसे करें, इतने रिसोर्स ही नहीं है। चाहते तो हैं दुनिया घूम लें, लेकिन पैसे ही नहीं है इतने। फिर 30 से 50 वाला एक एज ग्रुप ऐसा आता है जब हमारे पास तीनों चीज़ें बैलेंस में होती हैं, जो हम में से अधिकतर लोग अभी इस फेज में होंगे। और 50 ईयर्स के बाद हमारा कैसा फेज आता है, पैसा तो हम जोड़ ही देते हैं, फ्री टाइम भी होता है, पर हमारी हेल्थ साथ नहीं देती। अब सोच लें हम केदारनाथ चले जाएं या कैलाश मानसरोवर की यात्रा चले जाएं, तो भाई हमसे ना हो पाएगा, दूसरे भी कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। यानी आंचल जी ने जो एक टर्म यूज किया, नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक्चुअली ये उससे भी ज्यादा नैरो है जितनी इन्होंने बताई है। कैसे?
इन्होंने तो बोल दिया 30 से 50 के बीच में, लेकिन वो भी सच में कितनी नैरो है? क्या इस बीच में हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? बल्कि अधिकतर तो देखा जाता है कि आधे टाइम कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहते हैं। हो सकता है हम हेल्दी रहें, क्या हमारे परिवारजन सारे हेल्दी रहेंगे? हम 30 से 50 के ब्रैकेट में आ रहे हैं, क्या हमारे पेरेंट्स भी उसी ब्रैकेट में हैं? वो तो नहीं है, वो तो 60+ है, 70+ है। यानी हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं एक्सपीरियंसेस ऑप्टिमाइज करने के, यहाँ एक्सपीरियंसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घूमना फिरना मौज मस्ती, ये सिर्फ बात नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब है जो भी लाइफ में आपका अल्टीमेट आपको एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही नैरो होती जाती है। दूसरा, हमारी लाइफ में इतनी अर्जेंट चीज़ें रहती हैं कि हमें एक्सपीरियंसेस करने के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं चाहता था हमेशा कि मैं 10 डेज की विपासना के लिए जाऊं, लेकिन मुझे इस टाइम को निकालने में मुझे कम से कम 7-8 साल पोस्टपोन किया मैंने इसको, हर साल। और कभी रीज़न ये था कि टाइम नहीं है, कभी टाइम था तो कुछ और रीज़न था, फिर कुछ और रीज़न था। तो सारे चीज़ें मिल जाएं और हम कर पाएँ, यह बड़ा मुश्किल से होता है। बहुत सारी बातें आती रहती हैं। तो ऑथर ने क्या इसमें टेक्निक यूज़ की है, जो हमने नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बुक में पढ़ के समझा कि डाइविड जीरो के ऑथर की टेक्निक क्या है। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? तो नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशन की बुक, उसमें ऑथर ने एक टेक्निक बताई, एक्यूजेशन ऑडिट। कि कोई जब आप बात किसी को कह रहे हो तो आप पहले से ही एज्यूम कर लो, मन समझ लो कि लोग क्या क्या क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो जैसे ही ऑथर कहेगा डाई विद जीरो, तो लोग कहेंगे अरे पागल इंसान है, क्या बोल रहा है, बाद में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया तो पूरी जो बुक है डाई विद जीरो, ये एक्विजिशन ऑडिट के हिसाब से लिखी हुई है। वो पहले चैप्टर में ये बात कह देता है, पहले दूसरे चैप्टर में, फिर वो इस बात को ही आंसर करते रहता है हर चैप्टर में कि अगर ये हो गया तो फिर डाई विद जीरो कैसे अप्लाई होगा, अगर ये हो गया तो डाई विद जीरो कैसे अप्लाई होगा, यानी उसकी अलग अलग सिचुएशंस क्या हैं। So far any questions? ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। कौन वॉलंटियर करेंगे पढ़ने के लिए? इसने जी आप करेंगे? ठीक है जी। कहाँ से पढ़ना है? मैसेज ऑफ द बुक। ये आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, हाँ दिख रहा है। हाँ, समराइज्ड इन 5 पॉइंट्स दिख रहा है ना ये? 5 points, हाँ अभी दिख जी। रहा है। Experiences over accumulation. The primary message of the book is to prioritize life experiences over simply accumulating wealth. Perkins argues that money has its maximum utility when it's used to create memorable and enriching experiences throughout life. Second point is नहीं, optimal. इसी पॉइंट पे रहते हैं अभी। Okay. इसको सभी लोग मतलब क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं, इस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये क्या हम अभी कर रहे हैं इस बात से जो वो कह रहे हैं। He argues that money has its maximum utility when it is used to create memorable and enriching experiences throughout life. मतलब कि आप ये केस सोचो कि आपके पास जो वेल्थ है, आपको मान लीजिए पता भी चल जाए कि आपका मरने वाले हो, आप उस लास्ट 6 महीने में या 3 महीने में सारा पैसा खर्च करना चाहोगे, या अभी आराम आराम से पूरे लाइफ टाइम में करना चाहोगे? तो उसका क्या सेंस है कि भाई लास्ट में अपने 7 डेज में दुनिया घूम ली, फिर क्या हुआ?
तो प्राइमरी मैसेज ऑफ द बुक इज टू प्रायोरिटाइज लाइफ एक्सपीरियंसेस ओवर सिंपली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। अब जैसे ये बात आएगी तो लोग कहेंगे तो हम सारा पैसा खर्च कर दें, कुछ जोड़े नहीं, बाद में ये हो गया तो इसके जवाब वो देते हैं। तो किसी का भी इसमें कोई थॉट है, कोई रिफ्लेक्शन चल रहा है तो यू मे ऐड। ओके, सेकंड पॉइंट। Optimal spending curve. Instead of saving all money for retirement, Perkins introduces the idea of an optimal spending curve, suggesting that one should spend money at different stages of life when it will provide the most meaningful experiences. इतनी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब हर चीज का एक टाइम होता है और एक ऑप्टिमम टाइम होता है। तो one should spend money at different stages of life when it will provide the most meaningful experiences. तो शिवा भाई कुछ कहना चाहेंगे इसमें? वैसे आपको देख के मुझे लगता है आप इसे फॉलो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। जी। तो तो शिवा भाई टाइम टू टाइम अपने आप को खूब टाइम देते हैं। तो थोड़ा बताइए कुछ आप कहना चाहते हो इसमें। हाँ, नहीं वही रहता है कि सेकंड पॉइंट बोल रहे थे ना। सेकंड पॉइंट मतलब कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हाँ क्या हैं जिसके लिए आप टाइम निकालते हो। हाँ, एक्चुअली वही है, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस जैसे 30 to 50 के बीच में है। तो एक्चुअली आई फाइंड मीनिंगफुल मोस्ट वीकली नेचर। सो मोस्टली साल में 3-4 ट्रिप तो मैं लगा ही देता हूँ किसी भी डिफरेंट प्लेसेस। उसमें से कुछ एकदम नेचर में बीच में रहता है, कुछ स्पिरिचुअल ट्रिप भी रहता है। और तो उसमें बेसिकली वही रहता है कि मतलब वो एक्सपीरियंस को कैसे गेन करना है, और उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस भी ऐड करने की कोशिश है। जैसे रहता है अभी, इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग। मुझे लग रहा है कि ये सफल करना है। मतलब व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू शुड गिव समथिंग टू अदर्स। मतलब आपका एक्सपीरियंस में भी दूसरे का भी अगर कुछ हो सकता है, मतलब इट में भी अगर मैं कुछ एक्सपीरियंस किया, बाद में भी कुछ को शेयर किया, या ऑन द टाइम एक्सपीरियंस करते हुए भी दूसरों को भी कुछ हो पा रहा है, तो मेरा वही अप्रोच रहता है जिसमें दोनों हो जाए थोड़ा। तो मैं इसलिए रिस्पेक्टिव एवरीथिंग मैंने 2-3 ट्रिप, मतलब 3 ट्रिप तो कैसे भी करके हो जाता है, 3 या 4 ऐसे भी करके। अ, और मोस्टली नेचर के बीच में रहता है सर। तो कोई आपको अगर ये कहे कि अभी क्या ही जल्दी है, क्या आपकी एज हुई है, आप कर लेना, जब आप 50-60 ईयर्स के हो जाओ तब आप चले जाना आराम से, नेचर के बीच रहना, आश्रम बना लेना अपना, तो आप क्या कहोगे उनको? नहीं, अभी 50-60 में भी देखा नहीं। मैं ऑलवेज सोचता है, मतलब मतलब वंस नहीं सोचता हूँ कि दिस ईयर में बी माई लास्ट ईयर। मतलब इतना विंडो रखता हूँ, एटलीस्ट ये ईयर मेरा लास्ट ईयर है, और इस ईयर मुझे छोड़ना है, तो क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है। मतलब जो डेथ बेड में मुझे रिग्रेट ना हो। पश्चाताप नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए। तो इसके बेसिस बिकॉज आई नेवर मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि, या मैं बिलीव करता हूँ कि 50-60 कुछ है करके मेरे लाइफ में। अभी है, यही यही मेरा लाइफ है। मुझे तो लगता है कि बस। अगर एक बुक लिखी जाए 7 ट्रेट्स ऑफ हाईली स्पिरिचुअल पीपल, तो उसमें एक ट्रेट ये आएगा कि दीज पीपल कंसीडर देयर इमीडिएट टाइम फ्रेम एज देयर लास्ट टाइम फ्रेम काइंड ऑफ थिंग। मतलब एक यस यस सेंस ऑफ यस अर्जेंसी क्रिएट करके रखते हैं। ये मैंने देखा है यस यस। स्पिरिचुअल लोगों में। वो बहुत फ्यूचरिस्टिक ऐसे उस तरह सेंस में नहीं होते। वो ये कहते हैं या तो ये साल लास्ट है, या अगले 6 महीने, या ये महीना, बस ऐसे। वो उतने में ही एट वो प्रेजेंट में जीते, जो कि नवल रविकांत ने भी बोला। तो ये ट्रेट कॉमन है, ये काफी अच्छा पाया गया है। वैशाली जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एक्सपीरियंसेस? जी एक्सपीरियंस के बारे में तो इतना नहीं बता पाऊंगी, पर ऑप्टिमल हर एक के लिए अलग होता है ना, ऑप्टिमल स्पेंडिंग कर्व। तो जो यस ऑप्टिमल है ये हर एक का अलग हो सकता है, और जो जी। डिपेंडेंट है और हम पर, तो उनके लिए तो काफी अलग होता है। राइट। सभी की सिचुएशन बिल्कुल यूनिक है।
ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। Time is non-renewable. Money can be earned back, but time cannot. It's crucial to spend money in a way that maximizes the value of our limited time on earth. मतलब ये आहा वाले वर्ड्स हैं, वाह। ये कोई बस इतनी बात समझ नहीं, 3 लाइंस तो फोकस रहेगा, क्लैरिटी रहेगी। मनी कैन बी अर्न बैक, आता रहेगा जाता रहेगा, वो तो हमारे संग सबके संग होता रहता है। टाइम जो चला गया, इसीलिए इट इज क्रूशियल टू स्पेंड मनी इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेज द वैल्यू ऑफ आवर लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ। मतलब बहुत ही डेप्थ है इस लाइन में, दैट मैक्सिमाइजेज द वैल्यू ऑफ आवर लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ। ये मुझे बहुत डीपली रियलाइज हुआ था जब विपासना के लिए गया, तो दोनों तरीके से रियलाइज हुआ। पहला इस सेंस में हुआ कि क्या मैंने जस्टिफाई किया यहाँ पे आके, इसका हिसाब कौन देगा अगर ये जस्टिफाई नहीं हुआ तो। 10 इतने इंपॉर्टेंट दिन कैसे मैंने दे दिए, क्या मैंने कोई ब्लंडर तो नहीं कर दिया। और दूसरा, आ गए हैं कुछ कर रहे हैं, तो हाउ आई कैन मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ दिस एक्सपीरियंस। और किसी को कोई ख्याल आ रहा है, मंगेश भाई कोई ख्याल आ रहा है आपको? टाइम इज नॉन रनेबल। इसमें मुझे ऐड करना है, जी। क्योंकि ये जो लास्ट ईयर 2023 स्पेशली आफ्टर ज्वाइनिंग हुई थी, अभी तक मैंने जितने रियलाइज किया, मतलब अभी मैंने रियलाइज किया कि एक साल में सचमुच टाइम मतलब कितना वैल्यूएबल है। मतलब अभी भी मेरे हिसाब से इतना रियलाइज नहीं किया, बट पूरा लाइफ में जितना नहीं किया था इस साल, इट्स रियली मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं किस किस को बोल देता हूँ, यार मेरा एक एक घंटा कितना $1 million का है तुमको पता नहीं। वाह। मतलब अभी भी वेस्टेज है, मतलब बहुत है, लेकिन कंपैरिजन में ऐसे लग रहा है कि मतलब हम्म, इस ईयर एकदम वो हो गया, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब एकदम क्लैरिटी आया इस साल में काफी एक्चुअली। जी। इसके लिए एक टर्म होता है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एकदम से वो नहीं आ जाती, फिर आ जाती है तो एकदम से रहती भी नहीं है, वैसे हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। एक्चुअली ये बहुत अच्छा बताया आपने, बट वो जैसे पढ़े थे अभी अनवेवरिंग फोकस में, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोले थे ना, वंस यू कैनॉट रियलाइज इट यू कैनॉट अनरियलाइज इट। तो इसको साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा काफी एक ग्रुप में डिस्कशन अनरियलाइज हुआ नहीं था। होता, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे सन को कोई पूरी तरह छुपा नहीं सकता, पर डार्क क्लाउड तो आ जाते हैं ना। ओके। तो जैसे ब्रेन फॉग के नाम से एक बुक है, ब्रेन फॉग आ जाता है, या आपकी थिंकिंग क्लाउडेड हो जाती है, या मेमोरी इस समय थोड़ी डल हो जाती है, तो वो अवेयरनेस डिम तो हो जाती है। फिर हम गाना गाते हैं, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। तो जीता तो दिया ही है, लेकिन बीच बीच में लगता है बुझ ना जाए, तो वो तो है। ओके, किसी और को कुछ ऐड करना है इसमें? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डाइव विद जीरो। Die with zero. The title's concept implies that leaving behind unspent wealth beyond what's needed for planned legacies or dependents represents missed opportunities and experiences. Ideally, you would have spent your money on valuable experiences by the end of life. ये है एग्जैक्टली इसका मीनिंग। डॉक्टर कोमल, आप भी शेयर कर सकते हैं, भले ही ये पहली बार आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स ए कॉमन सेंस थिंग एंड मोस्टली स्पिरिचुअल पीपल कैन अलाइन विद इट इजीली। तो मैं चाहता हूँ इस पे आप लोग कुछ कुछ बोल रहे थोड़ा, ताकि ये हमारे डेप्थ में सबकॉन्शियस माइंड में जाए। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हम्म, जैसे माय फादर इन लॉ व्हेन ही रिटायर्ड, आफ्टर दैट हम लोगों ने उनको पुश किया कि आप दोनों जाओ कहीं पे घूम कर आओ। तो दे वर वेरी रिलक्टेंट। उनको अपना कुछ एक प्रॉपर्टी कुछ तो बना रहे थे वो, घर को, बिल्डिंग को, तो उसमें उनको ये था कि उसमें पैसा खर्च हो रहा है, उसमें जा रहा है, और उनको टाइम भी पहले वो करना है कंप्लीट। बट वी फोर्स्ड कि नहीं आप फिर भी जाओ।
तो वी फोर्स्ड देम एंड देन दे वेंट एंड दे हैड अ ग्रेट टाइम। तो वो कैसे वी एक्चुअली डिले वी थिंक कि नहीं नहीं अभी उसके लिए जरूरी है, वो जरूरी है, ये इसमें अभी कैसे खर्च कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मतलब ऐसा था कि उनके लिए दे डिडंट हैव एनीथिंग सेविंग्स, वो उस हिसाब से वो सोच रहे थे। बट देन व्हेन दे रिफ्लेक्ट बैक दे फील हैप्पी कि अच्छा हमने वो हम गए थे, वो ट्रिप किया था हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, हमें कौन कौन सी मूवीज के नाम याद आ रहे हैं? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हाँ, राइट। कल हो ना हो। काई पोचे। क्या पूछा? यस। और क्या याद आ रहा है सबको? देखो, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, इसमें मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, सुन पाऊंगा लेकिन सब बोलेंगे तो। देखो, ऑथर इररेस्पॉन्सिबल होने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप कुछ अपने प्लान मत करो। वो ये नहीं कह रहे कि अपने डिपेंडेंट्स को आप भूखे ही मार दो, ऐसे ही छोड़ दो उनको। इररेस्पॉन्सिबल मत हो। लेकिन आपने उनके लिए अच्छा एक पॉइंट वो ये भी कहते हैं बहुत अच्छा, कि मान लीजिए सपोज कोई इस समय कोई पेरेंट है जिसकी एज 70 ईयर्स है, उसके बच्चों की एज लेट से 30 या 35 ईयर्स है, वो भी अपने बच्चों को भी दे नहीं रहा, मान लो। तो ऑथर कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए भी तो ऑप्टिमम टाइम अभी है कि आपकी वेल्थ को वो अभी यूज कर पाए। आप भी उनको जब दोगे जब उनके भी काम कर नहीं रहेगा या उनके पास पहले से ही होगा। तो उसका भी आंसर है, मतलब हर चीज का आंसर है कि वो कैसे होगा। तो जिनको भी जो देना है, जिनको जो करना है, वो भी अभी ही देके अभी उसका एक मतलब सिस्टमेटिक हिसाब बना के अल्टीमेटली डाई विद जीरो। एक इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने यूज किया, अनस्पेंट वेल्थ। फिर भी ऐसा तो हो ही सकता है ना, कुछ अनस्पेंट वेल्थ रह जाए। और वो अनस्पेंट वेल्थ क्या क्या इंडिकेट करेगी? मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग सो स्मार्ट? तो इससे फिर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो हम डिले कर रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ मनी, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जो अभी हम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट। तो आ रहा है किसी को मन में कुछ? अभी जस्ट मैं आया हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जैसे हम सब क्या करते हैं, जब हमारे पेरेंट्स या कोई डेथ होता है उनके बाद बहुत कुछ करते हैं, मतलब सब बुलाते हैं। बट अभी मैंने आया हूँ गांव में, तो हमारा फादर का 75 ईयर्स हमने प्लैटिनम जुबल मनाया अभी। अरे वाह। तो जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया है, मतलब इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल ऑल द रिलेटिव्स जितने सारे थे उनके। और मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब उनका शरीर भी धीरे धीरे खराब हो रहा था विथ सम डिजीज के वजह से। बट मैं मार्क कर रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 days। उनका एनर्जी लेवल इतना अच्छा है, मुझे लग रहा था पूरा लाइफ में भी शायद इतना खुशी उन्होंने नहीं हुए थे। अभी हर एक को इतना कुछ करे, और उसके साथ साथ सब फैमिली मेंबर्स इतना खुशी है कि वो बहुत बड़ा गेट टुगेदर कर पाए। तो नॉर्मली हम बाद में करते हैं, अभी बाद में कौन देखा, जिसके लिए कर रहे वो नहीं है, आप कितने भी भले कर दो। तो ये क्या था, जिस मेरे सिस्टर ने मुझे इंस्पायर किया, मैंने एक संकल्प में हाँ कर दिया। और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन था जिसके लिए सब खुशी हुए, और सबको एक यूनिक आइडिया लगा कि नहीं, इसे तो होना ही चाहिए कर। बहुत तो अच्छी बात। ये एक था। ग्रेट। बहुत ही अच्छा, ये तो बिल्कुल। कई बार लोग अपने बैंक अकाउंट्स में लोगों को नॉमिनी बनाते हैं और सोचते हैं कि मन मन में सोचते हैं कि हमारे बाद इनको हेल्प मिलेगी इससे। लेकिन मान लो हमें कुछ हुआ ही नहीं, तो उनको कभी हेल्प मिली नहीं। तो व्हाई नॉट टू गिव सम पार्ट ऑफ आवर वेल्थ टू देम नाउ? आप समझ पा रहे हैं? अगर आपके घर में ऐसा किया होगा आपने, तो आप समझ सकते हैं व्हाट आई मीन। ओके, लास्ट पॉइंट।
plan for phases. Perkins emphasizes planning for different life phases. Understanding that what brings joy and meaningful experiences at one stage might be different from another. Thus, financial planning should account for this. यस, इस पे किसी को कुछ कहना है? वैसे मुझे लगता है मंगेश भाई काफ़ी इस टाइप के पर्सन हैं, वो काफ़ी प्लानिंग से करते हैं बहुत सारी चीज़ें। कुछ कह सकते हैं इसमें वो? हाँ मतलब जैसे शुरू में ही हमने डायग्राम शेयर किया था कि एज एज के जो हमारे फेजेस है, तो हम जिस एज में है उस अनुसार ही हमारे एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, या हमको मनी का उपयोग हमें हमें करता आना चाहिए। सपोज मैं अभी अर्ली एज में हूँ जहाँ पे मुझे करियर इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड घूमने चला जाऊँ, तो दैट इज नॉट दैट, वो टाइम नहीं है उस वक्त वो वर्ल्ड के टूर का, वैकेशन का एक्सपीरियंस करने का। उस वक्त आपको ऐसा कोई कोर्स लगाना है, ऐसा कोई स्किल डेवलप करना है, उस पर आप मनी खर्च करें। तो फेज अनुसार हम अपने मनी को, या ये जो आपने डायग्राम शेयर की, डेफिनेटली तो हमारे इस फेज के अनुसार हम अपने अपने, जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हेल्थ के ऊपर हमें ध्यान देना है, तो फिर उसके ऊपर हम मनी, हेल्थ डिटेरियोरेट ना हो, तो ऑथर ये बताना चाह रहे हैं, फिलिंग योर टाइम बकेट्स। एग्जैक्टली, जैसे कि अभी क्या होता है कि कई लोग अपने हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं निकालते हैं कि वो 1-1.5 घंटा डेली अपने हेल्थ के लिए प्रॉपरली दें, और उसके लिए ये हमारे पास लॉजिक रहता है कि हम बहुत बिजी हैं जिसमें टाइम नहीं है। लेकिन हेल्थ पे टाइम देना अपने आप में एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, और अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा? तो ये टाइम बकेट्स वाला जो आइडिया है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। तो इस पूरे डिस्कशन का पॉइंट ये था इस बुक पे, ताकि हम ये इंस्पायर हों इस बुक को और पढ़ने के लिए। ये बुक मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है, हिडन जेम है बेसिकली, क्योंकि हमने बहुत हल्के में लिया था इस बुक को शुरू में, बल्कि फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक हल्के में ही लिया हमने। बाद में फिर हमें स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलने लगी इससे, हमें लगा अरे वाह ये तो स्पिरिचुअल बुक है, हमें लगा ये मनी के बारे में। और सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द बुक्स अबाउट मनी आर नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम मनी। सरप्राइजिंग है ये। योर मनी और योर लाइफ में भी ऐसे ही था, विकी रॉबिन्स का। उसको भी हम कवर करेंगे जब उसका टाइम आएगा। तो आज हमने 2 बुक्स को काफ़ी डीपली डिस्कस किया, कुछ अभी हमारा रह गया है उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आप में से कोई कुछ और कहना चाहते हैं लास्ट 1 और 2 मिनट्स में? मुझे याद आया इस बुक का जब लास्ट सेशन था, तो एक कोटेशन स्पॉन्टेनियस आया था उस टाइम मन में, लाइफ इज नथिंग बट एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। अरे वाह वाह क्या बात है। अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और आपने जो पहले शेयर किया था उस टाइम पे, आपकी अपनी अपनी शेयरिंग, वो आप आज रीशेयर कर सकते हो, क्योंकि जो लोग नए ऐड हुए हैं उनको भी वो मिल जाएगा, और जिनके पास से वो शेयरिंग चली गई होगी, जिनके व्हाट्सएप पे नहीं होगा, उनको फिर से आ जाएगा। तो आपकी शेयरिंग एटलीस्ट इन 2 बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में है, नवल रविकांत वाला और डाइविड जीरो वाला, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे इमेजेस भी शेयर करे थे। कुछ लोगों ने बुक समरी PDF बना के शेयर किए थे, कुछ लोगों ने माइंड मैप बनाए थे, बहुत सारे लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड किए थे। तो एक आइडियल ग्रुप था, बैच। तो मतलब हर प्रकार का पार्टिसिपेशन था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो फिर से आप रीशेयर कर सकते हो वो सारी चीज़ें, तो फिर से वो रिफ्रेश हो जाएगा सबके माइंड में। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सच डिस्कशंस मंथ वाइज जो हम कर रहे हैं? जैसे कल जो होगा वो फरवरी का होगा,
फिर नेक्स्ट मार्च का होगा, इस तरह से। या अभी जैसे हमारी इसमें 2-3 बुक्स रह गई हैं, तो हम चाहें तो नेक्स्ट सेशन बची हुई 2-3 बुक्स का ले सकते हैं। तो लेकिन सभी कितना कंफर्टेबल है, ड्यूरेशन, टाइमिंग? नाइन PM का किसी ने आज रिप्लाई नहीं किया था, तो कंफर्टेबल है सब कल के लिए, अगर कल किया जाए तो? नहीं, ओके ठीक है, अगेन पोल के ही थ्रू पूछ लेंगे। लेकिन किसी का बिल्कुल ही ऐसा नो है कि मतलब 9 PM मतलब नो, एनी डे? शिव भाई, आपका क्या सीन है? कल तो पॉसिबल नहीं, मैं ट्रैवल करूंगा, तो अगले ओके, मंडे से मैं 9 PM इज ओके। अच्छा, मंडे आप बैक टू मुंबई? हाँ हाँ। ओके, कल दोपहर में है या 9 की पोल करने वाले हैं? होल्ड कर लेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट 9 PM ज़्यादा, मतलब ठीक। 9 PM का श्योरिटी ज़्यादा रहता है, अगर किसी का चैलेंज ना हो तो। लेकिन दिन का टाइम भी ठीक है। अच्छा, दिन में ज़्यादा कंफर्टेबल क्या आप सबके लिए, 12 या 1? 12 PM या 1 PM? 1 मुझे। ओके, सैटरडे संडे है तो 12 ठीक है, बट अदरवाइज वीकडेज है तो 1 इज बेटर। ठीक है। बाकी ग्रुप में अपना पार्टी एक्टिव रहते हैं, तो ग्रुप से काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। ओके डॉक्टर कोमल, आप कुछ अगर भी आप अवेलेबल हैं तो? या डॉक्टर कोमल शायद क्लिनिक में होंगे, बट इफ शी इज अवेलेबल, आप खुद ही इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हम्म, या आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए फिर उन्हें। ओके, नहीं है वो आ रहे हैं। अच्छा, हेलो सर। हाँ जी, हेलो, वेलकम। सॉरी, पेशेंट था इसलिए मैं बोल नहीं पाई हाँ, बीच में। कोई नहीं। दिस इज डॉक्टर कोमल फ्रॉम पुणे, practicing since 10 years as a general medicine here. मैंने आपका लास्ट सेशन सुना था यूट्यूब पे, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल एक्सपीरियंस। जी, वो काफी टचिंग लगा, क्योंकि जो हम होम्योपैथी का एक फिलोसॉफी है कि कोई भी डिसीज होता है तो उसका मेन रूट कॉज तो माइंड में होता है, और उसी को ढूंढने के लिए वो हिस्ट्री टेकिंग और वो सब होता है। तो उसमें हम मेडिसिनल हेल्प करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा काउंसलिंग वो भी लगता है, तो ये थोड़ा मुझे हेल्प कर गया। जी। और आज के सेशन कैसा लगा आपको, मतलब आपका एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव फीडबैक क्या है? क्योंकि एज एन आउटसाइडर, मतलब आप कैसे देख पा रहे हो उसे? क्योंकि हम तो वी आर ऑब्सेस्ड विद इट, तो हमें तो अच्छा ही लगता है। जी, तो आपको कैसा लगा? वो है, मुझे थोड़ा सा ये सारा क्रीम मिला जो आपने भी पढ़ा है। मैं इतना पढ़ नहीं पाती हूँ, या फिर हैबिट नहीं है पढ़ने की, लेकिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करती हूँ तो उसमें से भी बहुत सारा कुछ मिल जाता है, जो आपने पढ़ा है उसका सार मिल जाता है मुझे उसमें। तो आज के सेशन से आपको लगता है कुछ हेल्प मिली अंडरस्टैंडिंग में? जी। ओके, ग्रेट। ठीक है जी, किसी और को कुछ और कोई सजेशन, कोई इनपुट? हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दीज सेशंस, रिमेनिंग 10-11 सेशंस? जस्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर डे में करना है तो वीकेंड में करेंगे, या वीकडेज में 9 o'clock इज बेटर। ओके ओके ओके, ठीक है। आई थिंक आंचल जी के लिए भी शायद यही सही रहेगा। ओके, समझ गया। तो वीकेंड पे है तो दिन में हो सकता है, लेकिन वीकडे में करेंगे तो रात को ही करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छा रहा, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। और थोड़ा थोड़ा प्रोएक्टिव होकर एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जल्दी।